या वो चीज़ें वापस करना याद रखें जब आपने साथियों से उधार ली है, या अपने दफ्तर की मेज़, क्यूबिकल को साफ सुथरा रखें, खास तौर पर अगर आप इसे किसी के साथ बांट रहे हो। तो दीगर कारकुनों से साथियों के बारे में गपशप करने से गुरेज करें, और बुरी जुबान इस्तेमाल करने से भी गुरेज करें, चाहे आप कितने ही गुस्से में क्यों ना हो। दफ्तरी औकात के दौरान ज़ाती फ़ोन कॉल्स को सिर्फ इमरजेंसी हालात तक महदूद रखें, और काम के औकात में नेट पर सर्फिंग या फेसबुक पोस्ट या व्हाट्सएप मैसेंजर चेक करने से गुरेज करें। तो इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अब आदाब आपको कैसे फ़ायदा पहुँचाती है, यानी एटिकेट्स आपको किस तरह से फ़ायदा पहुँचा सकती है। आदाब आपको मुसाबकती जॉब मार्केट में दूसरों से मुमताज़ करता है। अच्छी समाजी महारतें जिनमें आदाब का एक बड़ा हिस्सा है, तो आपको मुलाज़मत के बाज़ार में एक बेहतरीन पहला तासीर बनाने में मदद करता है। आप पेशेवराना तौर पर कितने ही हुनरमंद क्यों ना हो, अगर आप अच्छी तरह से तैयार, खुश इखलाक और शाइस्ता होने का तासीर पैदा नहीं करते हैं, और कोई ऐसा शख्स जिसके साथ दफ्तर के दूसरे कारकुन आसानी से मिल सकते हैं, तो आपकी अच्छी मुलाज़मत हासिल करने के इम्कानात काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। और काम की जगह के आदाब आपको अपने साथियों के साथ एक आरामदाह, गर्मजोशी और दोस्ताना काम का रिश्ता बनाने और इसे बरकरार रखने में मदद करता है। अपनी पेशरफ्त चेक करें, जैसे कि आपने बहुत सी मिसालें पढ़ी होगी कि पेशेवराना आदाब क्या होता है, और यहाँ इसकी मज़ीद मिसालें हैं जो हम आम तौर पर दफ़ातर में देखते हैं, या उनमें से कुछ काबिल कबूल और कुछ नाकाबिल कबूल दफ्तर रवैया की तश्कील करते हैं। तो इनमें से हर एक को काबिल कबूल या नाकाबिल कबूल के तौर पर दर्जाबंदी करें। जैसे कि मुलाकातों के लिए देर से पहुंचना, ये नाकाबिल कबूल है। और दफ्तर के किचन या स्नैक्स एरिया को इस्तेमाल करने के बाद सफाई करें, ये बिल्कुल एक काबिल कबूल है। और एक बात करना जब कोई इसे पेश कर रहा हो, तो ये नाकाबिल कबूल है। या जब किसी नए साथी की ज़रूरत हो तो मदद की पेशकश, ये काबिल कबूल है। या मदद करने के अलावा के वादे करना लेकिन इन पर अमल नहीं करना, ये नाकाबिल कबूल है। अगर हम किसी की कुछ वादा करते हैं, किसी को काम करने में मदद करने के लिए वादा करते हैं, तो हमें उस पर पूरा उतरना चाहिए। तो हमें अपने वादे पर पूरी तरीके से उतरना चाहिए। अब काम पर साथियों के साथ ज़ाती मसाइल के बारे में बात करना, ये नाकाबिल कबूल है। या काम के औकात के बाद साथियों के साथ ज़ाती मसाइल के बारे में बात करना, ये काबिल कबूल है। हम काम के वक्त के बाद हम अपने साथियों के साथ ज़ाती मसाइल के बारे में भी बात कर सकते हैं। या दफ्तर के दूसरे कारकुनों से इसके काम को संभालने में किसी साथी के मसाइल के बारे में गपशप करना, ये नाकाबिल कबूल है। या किसी साथी को इस काम में मदद की पेशकश करना जो इसके लिए नया है, ये काबिल कबूल है। हम मदद कर सकते हैं और हमें करनी चाहिए। या साथी कारकुनों के साथ छेड़छाड़ करना, ये नाकाबिल कबूल है। या किसी साथी के वर्क स्टेशन पर आना जब वो काम कर रहे हो और चैटिंग शुरू करना, ये नाकाबिल कबूल है। और फ़ोन पर इतनी ऊंची आवाज़ में बोलना कि दूसरे अपने काम पर तवज्जो नहीं दे सके, ये नाकाबिल कबूल है। अब हम अल्फाज इनके बारे में जानेंगे, यानी वोकैबुलरी किस तरह से इस्तेमाल करनी है। हम बाज़ औक़ात दूसरों के साथ बदतमीज़ी या बेइज़्ज़ती होते हैं, या नामुनासिब ज़ुबान या बॉडी लैंग्वेज के इस्तेमाल की वजह से ऐसा करने के बगैर इन्हें शर्मिंदा कर सकते हैं।
तो लिहाजा ये ज़रूरी है कि हम क्या कहते हैं और काम की जगह पर अपने ख़यालात और एहसासात को दूसरों तक पहुँचाने के तरीके ओ से आगाह होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अपनी पेशरफ़्त चेक करें। यहाँ नामुनासिब ज़ुबान या जिस्मानी ज़ुबान यानी बॉडी लैंग्वेज के इस्तेमाल की कुछ मिसालें हैं। इन्हें तब्दील करें और ऐसा मुतबादिल दें कि आपके ख़्याल में सुनने वालों के लिए बदतमीज़, नागवार या शर्मनाक ना हो। जैसे कि यहाँ पर कुछ नाकाबिल कबूल मिसालें हैं जिन्हें हमें चेंज करना है, इन्हें काबिल कबूल बनानी है। जैसे कि मैना कहती हैं, "चुप रहो माधव, तुम मुझे अपनी ऊँची आवाज़ से परेशान कर रहे हो।" ये एक नाकाबिल कबूल तरीका है। तो काबिल कबूल तरीका क्या होना चाहिए? मैना को इस तरह से कहना चाहिए, "माधुरी, क्या आप नरमी से बात करेंगे? मैं थोड़ा-सा परेशान हो रही हूँ।" या एक और मिसाल है, ललित कह रहे हैं, "प्रेम, मुझे ₹500 दो।" ये गलत तरीका है, ये नाकाबिल कबूल तरीका है। असल में हमें ललित को इस तरह से कहना चाहिए, "प्रेम, क्या तुम मुझे ₹500 कर्ज़ दे सकते हैं बराए करम? या मेहरबानी करके क्या आप मुझे ₹500 कर्ज़ दे सकते हैं?" एक और माधुरी जो है वो कहती है, "प्रेम, वो कागज़ी कप कूड़ेदान में फेंक दो। मुझे दफ्तर में कूड़ा-करकट फेंकने की तुम्हारी आदत से नफ़रत है।" तो बेहतर तरीका ये है अगर माधुरी इस तरह से कहे जैसे, "प्रेम, बराए करम अपना इस्तेमाल शुदा कागज़ी कप कूड़ेदान में फेंक दो। आए दफ्तर को साफ रखने की कोशिश करें।" या आए हम दफ्तर को साफ रखने की कोशिश करेंगे। एक और अमित कहते हैं, "मोहित, बॉस आपको अपने दफ्तर में चाहता है क्योंकि वो आपकी अहमकाना गलतियों से बहुत नाराज़ है।" असल में अमित को इस तरह से कहना चाहिए, "मोहित, बॉस आपको अपने दफ्तर में चाहता है। ख़्याल रखना, मुझे लगता है कि वो आपसे किसी चीज़ से नाराज़ है।" तो ये बेहतर तरीका है। कुछ और मिसालें हैं, जैसे मोहित ने एक दस्तावेज़ को समझने में गीता से कुछ मदद चाहता था और वो इसकी मेज़ के पास गया और बोलते हुए इसके इतने करीब झुक गया कि इसे बेचैन कर दिया। काबिल कबूल तरीका ये है कि मोहित को कुर्सी लेकर इससे शाइस्ता फैसला पर बैठना चाहिए था और बहुत करीब बैठना लोगों को बेचैन करता है। एक और, प्रेम घर से दोपहर का खाना लाना भूल गया, लेकिन वो इतना भूखा था कि उसने मोहन का ज़्यादातर खाना खा लिया। तो इसे कहीं और से खाने का बंदोबस्त करना चाहिए था। उसे अ, इसका खाना अपने दोस्त का खाना सारा नहीं खाना चाहिए था, बल्कि इसको कहीं और जगह से इसका बंदोबस्त करना चाहिए था। एक और, हेमंत के साथियों ने इसे इसके सालगिरह के मौके पर एक परफ्यूम तोहफे में दिया। फिर उन्होंने इसे ऊंची आवाज में कहा कि वो हर रोज बहुत ज्यादा इस्तेमाल करें। ये नाकाबिल कबूल तरीका है। अगर हेमंत के साथियों ने सोचा कि इसे परफ्यूम की जरूरत है क्योंकि इसके जिस्म से बदबू आती है, तो इन्हें तंजिया के बगैर इनको तोहफे में देना चाहिए था। या हेमंत हंस पड़े जब रिया ने अपनी पेशकश में गलती की। तो हर कोई गलतियां करता है, ये हेमंत के साथ बुरा सलूक था। इसके बजाय इसे इसके हौसला अफजाई की कुछ अल्फाज कहने चाहिए थे। या राकेश ने खवातीन के बारे में एक लतीफ़ा किया जिसने इसकी तमाम खवातीन साथियों को शर्मिंदा कर दिया। तो दफ्तर में जिन्स परस्त लतीफ़ों को तोड़ना बहुत बुरा आदाब है, तो राकेश को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये कुछ
नाकाबिल कबूल तरीके हैं, इन्हें हम किस तरह से काबिल कबूल तरीकों में तब्दील कर सकते हैं। अब हम सुनना, सकाफती को समझना, इसके बारे में हम जानेंगे। इन बयानात को सही या गलत करार दे। जैसे सबसे पहला, एक शख्स की सकाफत इसकी इंतज़ामी अंदाज को मुतासिर करती है, ये सही है। या एक और, हमें दूसरे लोगों की सकाफत को समझने की ज़रूरत है, लेकिन हमें इनके तरीकों को अपनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। हम लोगों की सकाफत को समझ सकते हैं, उनको अपना भी सकते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। या एक और, साथियों से इनकी सकाफती तरीकों के बारे में बात करना बदतमीजी है। नहीं, ये बिल्कुल बदतमीजी नहीं है। हम लोगों के बारे में जान सकते हैं, उनके सकाफती यानी कल्चरल, उनके कल्चर के बारे में जान सकते हैं, ये कोई बदतमीजी नहीं है। एक और, सिर्फ इस वजह से कि लोग आपसे मुख्तलिफ चीजें करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है, ये सही है। एक और, कोरियाई सोचते हैं कि किसी को एक साथ से कुछ देना यानी एक हाथ से कुछ देना बेइज्जती है, बिल्कुल वो ऐसा समझते हैं, उनके कल्चर में ऐसा है। या जापानी लोग सलाम में झुकते हैं, बिल्कुल सही है। या मशरिक वस्ता में लोग अपने एक दूसरे को हल्के से गले मिलते हैं, ये बिल्कुल सही है। या गाल पर बोसा फ्रांस में सलाम करने का एक रस्मी तरीका है, बिल्कुल नहीं, ये वहां पर रस्मी तरीका नहीं है। या बरतानिया में दोस्तों को अपने एक दूसरे से जाती सवालात पूछने की इजाजत नहीं है, ये गलत है। या अगर कोई आदमी अपने बॉस को अपने पहले नाम से मुखातिब करता है तो इम्कानात है कि वो अमेरिका में हो, बिल्कुल सही है। वहां अमेरिका में बॉस को अपने पहले नाम से मुखातिब करते हैं। अब हम ग्रामर, इसमें हम आर्टिकल के बारे में थोड़ा जानेंगे। आर्टिकल यानी एंड, हम ये कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं जहां पर कोई भी अल्फाज का पहला हरूफ जो है, अगर वो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है या कॉन्सोनेंट वॉइस देता है, तो हम वहां पर आ का इस्तेमाल करते हैं। और एन का हम इस्तेमाल वहां उन अल्फाज के सामने करते हैं जिनका पहला हरूफ जो है वो वावल हो, यानी AEIOU, इनमें से कोई भी लेटर या कोई भी साउंड से शुरू होता हो, तो वहां पर एन को हम इस्तेमाल करते हैं। और दी का हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं जहां पर कोई खास चीज के बारे में या खास शख्स के बारे में हम बता देते, तो वहां पर दी का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ मिसालें हैं। फिल इन द बॉक्सेस विद द सूटेबल आर्टिकल्स, यहाँ पर हमें इन ब्लैंक जगहों पर आर्टिकल का इस्तेमाल करना है, सूटेबल आर्टिकल का इस्तेमाल करना है। जैसे आई हैड डैश स्ट्रेंज ड्रीम लास्ट नाइट, तो यहाँ पर स्ट्रेंज जो है, इसका पहला लेटर जो है ये कॉन्सोनेंट है, तो वहां पर हम आ का इस्तेमाल करते हैं। आई हैड अ स्ट्रेंज ड्रीम लास्ट नाइट। या एक और, आई सॉ माई सेल्फ सेलिंग इन बोट इन द मिडल ऑफ अटलांटिक ओशन, तो यहाँ पर हम बोट जो है, इसका लेटर जो है, ये पहला लेटर जो है ये कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के आगे हम कॉन्सोनेंट के आगे हम आ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आई सॉ माई सेल्फ सेलिंग इन अ बोट इन द मिडल ऑफ द अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन जो एक खास ओशन है, तो वहां पर दी का इस्तेमाल हम करते हैं। और एन एलियन, एलियन जो है इसका पहला लेटर जो है ये वावल है, तो वहां पर हम एन का इस्तेमाल करते हैं। An alien landed on my boat. It made a strange sound and my boat began to fly. I think we were moving towards the moon. Moon के पास the का इस्तेमाल करेंगे। When suddenly an unusual looking eagle hit against the boat.
The boat fell back into the ocean, and I fell with a thumb not into the ocean but onto the floor. अब बोलना इस बारे में राय का इजहार करना। काम की जगह के आदाब। जब चीज़ें नागवार होती हैं तो हमें अक्सर बोलने की ज़रूरत होती है, लेकिन हमें अपने जज्बात को तदबीर के साथ बयां करना चाहिए और इस बात का ख्याल रखते हुए कि कोई जुर्म ना हो। आए झैल में दिए गए मंजरनामों पर अमल करेंगे, जैसे कि अपनी पशरफ्त चेक करें। झैल में 2 मंजरनामे पेश किए गए हैं जहां चंद मुलाजमीन ने काम की जगह का माहौल दूसरों के लिए नाखुशगवार बना दिया है। तो इन हालात के हल लिखे गए और हम इस बारे में बात करेंगे। जैसे कि पहला मंजर जो है ये इस तरह है। इस तंजीम की सरकारी जुबान अंग्रेजी है, ताहम चंद मुलाजमीन जो अंग्रेजी के अलावा कोई दूसरी जुबान बोलते हैं अक्सर इस जुबान में एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो कुछ मुलाजमीन जो है उनका ख्याल है कि आप में से कोई मसला नहीं और ये इनका कोई काम नहीं है। दूसरी मुलाजमीन बेचैनी महसूस करते हैं और उन साथी कारकुनों की मौजूदगी में बाहर रह जाते हैं। तो आपकी राय क्या है? क्या आपको यकीन है कि आप काम की जगह के आदाब का तकाजा है कि मुलाजमीन को हमेशा ऐसी जुबान में बात करनी चाहिए जैसे हर कोई समझ सकता है? तो ये एक आम मसला है, खास तौर पर हिंदुस्तान में जहां बहुत से इलाकाई ज़ुबानें हैं। तो एक हल ये है कि एक ज़ाब्ता इखलाक कायम किया जाए जिसके तहत आपको काम पर सिर्फ सरकारी ज़ुबान इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है, ख्वाह तहरीर में हो या बोलने में। अब दूसरा एक मंजरनामा है। इस दफ्तर ने अपने मुलाजमीन को एक कुशादा अच्छी तरह से लेस बावर्ची खाने के साथ एक रेफ्रिजरेटर, एक माइक्रोवेव ओवन और एक कॉफ़ी मेकर फराहम किया है, जबकि ज़्यादातर मुलाजमीन इन खदमात को इस्तेमाल करने के बाद सफाई करते हैं और बासी खाना फ्रिज या किचन काउंटर में नहीं छोड़ते। इस्तेमाल शुदा डिस्पोजेबल को कूड़ेदान में फेंक देते हैं और माइक्रोवेव को साफ रखते हैं। चंद मुलाजमीन लापरवाह है। इन लापरवाह साथी कारकुनों के साथ के बर्ताव ने इनके साथ साफ सुथरा साथी कारकुनों में नाराजगी को जन्म दिया है कि बाकी सबको अपना कचरा साफ करना पड़ता है। तो आपके ख्याल में इस सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? तो दफ्तर में आमतौर पर चंद लोग होंगे जिन्हें सफाई सुथराई का सबक देने की ज़रूरत है और सख्त ज़ाब्ता इखलाक के नफाद में कोई हर्ज नहीं है। अगर वो अब भी अपना सबक नहीं सीखते हैं तो बावर्ची खाने को साफ रखने के लिए रोज़ाना या हफ्तावार ड्यूटी लगाई जा सकती है। तो इसके लिए एक सोल्यूशन है। अब हम लिखना, इस पे हम बात करते हैं। तो मंदरजा झैल पैराग्राफ को पढ़े और झैल में दिए गए काम की कोशिश करें, यानी सनफ और काम की जगह। अगरचे वक्त के साथ साथ मर्दों और औरतों के दरमियान माशरी किरदार ज्यादा यकसा होगी, लेकिन जिनसी इख्तिलाफात अब भी मौजूद हैं और काम की जगह पर तनाव और अब भी मौजूद है। ये हम बहुत सारे दफ्तरों में देखते हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में ऐसा हम देखते हैं कि तमाम ममालिक में तंजीमें गैर इम्तियाजी भर्ती के तरीकों को तेजी से नाफिज कर रही हैं,
जहाँ खवातीन को मर्दों के बराबर मौका बराहम किए जाते हैं। लेकिन हमें मालूम होता है कि कुछ ख़ास किस्म की मुलाज़मतें हैं, जिसे पुलिस अफ़सरान या फायर फाइटर्स हैं या ट्रक ड्राइवर्स हैं वगैरह, जिन्हें आम तौर पर मर्द तरजीह देते हैं। और दीगर पेशे जैसे टीचिंग है, नर्सिंग वगैरह, जिनको औरतें तरजीह देती हैं। तो ये ज़ाती तजुर्बात या तरजीहात हैं जो फितरत की तरफ से या लड़के और लड़कों को परवरिश के तरीके से हो सकती हैं। ताहम ये तंजीमों का फ़र्ज़ है कि वो दोनों जिन्सों के लोगों को सिर्फ एक शख्स की असनाद की बुनियाद पर यकसा मौका फराहम करें। अगरचे हर किस्म के काम के शोबों में खवातीन की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, लेकिन अब भी बहुत से शोबों में ऐसे एक जैसे काम करने के मुआवजे के हवाले से खवातीन और मर्दों के दरमियान फ़र्क है। तो इसके अलावा चूँकि खवातीन घर में बुनियादी देखभाल करने वाली हैं और इसलिए पूरी अफरादी क़ुव्वत को बैज़ ज़रूरियात के बारे में हसास होने की ज़रूरत है, चूँकि दोहरे किरदार के नतीजे में वक़्तन फ़वक़्तन पैदा हो सकती है, जो इन्हें ज़िंदगी भर अदा करने की ज़रूरत है। तो इनके खतरे को जहाँ ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ का ताल्लुक है, उनको समझने और उनका ख़याल रखने की ज़रूरत है। अब हम इस यूनिट का खुलासा करते हैं। हमने इस यूनिट में सीखा कि आदाब हमारी पेशा वाराना ज़िंदगियों में अहम किरदार अदा करती हैं, और हमने ये भी मुताला किया कि इस शाइस्ता रवैये का ज़ाबिता क्या है, जिसे हम आदाब कहते हैं, यानी एटिकेट्स कहते हैं। और हमने काम पर काबिल कबूल और नाकाबिल कबूल रवैये की कई मिसालों का मुताला किया है। और इसके अलावा हमने आज की सुकड़ती हुई दुनिया में सकाफ़ती बेदारी के अहमियत को जान लिया है, और जहाँ हमें पूरी दुनिया के लोगों के साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। और हमने अपने आप को तकासी सकाफ़ती तरीक़ों में कई फ़र्कों से भी आशना किया है, और इस यूनिट ने सनफ़ी तासीरात और काम की जगह पर मुसावी वाक़यात को अहम समझने में भी हमारी मदद की है। तो अब हम अंडरस्टैंडिंग यूनिट 10 अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स के बारे में हम जानेंगे। किस तरह से कस्टमर्स को समझना है, किस तरह से बर्ताव करना है, किस तरह से अपने आप को पेश करना है। तो हम इस यूनिट के बारे में इस यूनिट के अंदर हम इसको देखेंगे। हमारे साक़त कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम मकासद देखेंगे, इस यूनिट का मकासद क्या है। उसके बाद हम थोड़ा वार्म अप करते हैं। उसके बाद पढ़ना, उसके बाद ज़बान का फ़ोकस, सुनना, ग्राहक की इक़साम, तहरीर, बोलना और लिखना, और ग्रामर, मुतल्लिक़ की शक़ें। उसके बाद हम तलफ़्फ़ुज़ यानी मुसल्लिक़ तहरीरी मवाद के अल्फ़ाज़ और साख़ती अल्फ़ाज़ में तनाव और ताल, और आखिरकार हम इस यूनिट का भी खुलासा करेंगे। तो सबसे पहले जो मकासद हैं, इस यूनिट का मकासद जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के कस्टमर्स के साथ तफ़सील से डील करता है, जिनके साथ आपके काम पर निमट सकते हैं, और यहाँ आप इनके बारे में सीखेंगे। जैसे कि टेलीफ़ोन और आमने-सामने कारोबारी गुफ्तगू के दरमियान फ़र्क, या ग्राहक की इक़साम, या हर किस्म के ग्राहक से क्या तवक्को की जाए, या हर किस्म के ग्राहक को कैसे हैंडल करना है, या हर ग्राहक को की किस्म के लिए आवाज़ का सही लहजा इस्तेमाल करने की क्या अहमियत है, या मुश्किल ग्राहकों से निमटने में सब्र करने की अहमियत, या सार्फिन को संभालने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जुमले। इस यूनिट में हम ये सब पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वार्म अप करते हैं। एक एक्टिविटी है, सरगर्मी है। तो इन तमाम अवकात के बारे में सोचें जब आप किसी स्टोर पर गए
और आपका सामना एक सेल्स मैन से या सेल्स मैनेजर उनसे हुआ हो जिसका रवैया आपको नागवार गुजरे। तो क्या आपको इसकी आवाज़ का लहजा नागवार लगा, या इसके अल्फाज थे जिसकी वजह से आपको इन पर गुस्सा आया, या आप अपना गुस्सा खो बैठे, या और क्या ऐसे मौके थे जब सिर्फ इस वजह से कि सेल्स खुशगवार तरीके से मनमनाती कर रहा था, या आपने कुछ खरीदना खत्म कर दिया जब आपको वाकई सिर्फ विंडो शॉपिंग पर गए थे। या एक एक्टिविटी है, आप ये कर सकते हैं, आप इन चीज़ों को गौर से देख सकते हैं। अगर आप शॉपिंग मॉल्स में जाएंगे, सेल्स पर्सन या सेल्समैन किस तरह से आपके साथ बर्ताव करते हैं या किस तरह से आपके साथ पेश आते हैं, तो ये आप देख सकते हैं। अब हम पढ़ना इस पे हम बात करेंगे। कुछ रीडिंग है जो हम सेल्स या कस्टमर ग्राहक किस तरह से पेश आना है या कस्टमर्स के साथ किस तरह से पेश आना है, इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। बहैसियत इंसान हम सब मुख्तलिफ खसूसियात को ज़ाहिर करते हैं, ख़ास तौर पर जब दबाव में हो। तो आमने सामने के हालात में जिस शख्स से आप बात कर रहे हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज और चेहरे की तासीरात आपको बताते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहा है, या इस तरह ये आसान हो जाता है ताकि आप मुनासिब जवाबात दें। ताहम टेलीफोन पर आपको मुख्तलिफ किस्म की लोगों को इनके अल्फाज के इंतखाब और उनकी आवाज़ के लहजे से खासतन पहचानने के काबिल होना चाहिए। और ये हम में से इन लोगों के लिए भी है, और ये भी अहम है जो रोज़ाना की बुनियाद पर टेलीफोन पर सार्फिन के साथ डील करते हैं। तो ज़्यादातर ग्राहकों के जहन में एक मखसूस किस्म की प्रोडक्ट या सर्विस होती है जिससे जब वो किसी तंजीम से राबिता करते हैं, तो अगर आप ऐसा मस्बत, खुशगवार और पेशावराना अंदाज में करते हैं, तो वो मदद के लिए आपकी पेशकश का एक अच्छा जवाब देती है। या कुछ और लोग हैं जो ज़िंदगी के बारे में अपने नुक्ता नज़र या उनके रवैये या ज़ाती आदात या पस मंज़र की वजह से आपको मायूसी का बाइस बन सकती हैं, और इन्हें सँभालने के लिए अपनी तरफ से आपने इज़ाफ़ी कोशिशों की ज़रूरत की है। तो ये मुश्किल ग्राहकों को ये ग्रुप है जिसके बारे में हम इस यूनिट में मज़ीद तफ़सील से पढ़ेंगे कि किस तरह से ग्राहकों का एक ग्रुप है, कितनी किस्म के ग्राहक होते हैं और किस तरह से हमें ग्राहकों के साथ डील करना है, किस तरह से हमें अपने रवैया हमें अपना चेंज करना है। ये सब ग्राहक पे डिपेंड है, उन्हीं पे सब हम अपना बिहेवियर भी चेंज करते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के मुश्किल ग्राहक हैं, जैसे वो मनफी, बदतमीज़, लापरवाह या जारहाना या गैर माकूल मुताला करने वाले या बहुत ज़्यादा बातूनी हो सकते हैं। तो अगरचे ऐसे सार्फिन से निमटना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप हर एक के साथ एक फ़र्द की तरह बर्ताव किया जाए और इन्हें दकियानूसी सवालात से गुरेज किया जाए, या पुरसकून और तवज्जो मज़कूर रखना याद रखें और सूरत हाल पर काबू न खोएं। तो ये भी ज़रूरी है कि आप जिस किस्म के शख्स से बात कर रहे हैं या उसको जल्द अज़ जल्द मुमकिन हो सके, क्योंकि इससे आपको मस्बत नताइज के साथ मुनासिब जवाब देने में मदद मिलेगी। तो एक किस्मों के ग्राहक हैं जैसे कि गैर फैसलाकुन सार्फिन। तो ये वो लोग हैं जो ये फैसला करने में घंटों गुजारते हैं कि क्या खरीदना है।
तो वो मज़ीद जानना चाहते हैं लेकिन कायल करना मुश्किल है, और फ़ैसला करने से अ, मतलब बचने के बहाने तलाश करेंगे, मतलब हर जगह तलाश करेंगे कि हमें क्या खरीदना है। तो इसके नतीजे में वो आपका बहुत ज़्यादा वक़्त लगाते हैं, और उनसे निमटने का तरीका ये होगा कि अ, आप जिस अंदाज़ से आप इनके साथ पेश हो रहे हैं, तो इनकी खूबियों पर ज़ोर देते हुए आवाज़ की मज़बूत लहजे का इस्तेमाल करें, या जानने के लिए कि आपकी ज़रूरियात क्या हैं, बहुत सारे खुले सवालात पूछ सकते हैं ताकि आप बेहतरीन मुमकिना हल पेश कर सकें। अब एक और किस्म के ग्राहक यानी सार्फ़िन हो सकते हैं, हिचकिचाहट का शिकार सार्फ़िन। तो मज़कूरा बाला के बरअक्स ये सब कुछ सुनेंगे लेकिन हतमी फ़ैसला करने को तैयार नहीं है। तो आपको प्रोडक्ट खरीदने या कॉल बंद करने के आखिरी मरहले तक पहुँचने से भी रोकेंगे। उनका आम जवाब ये होगा कि मैं इस पर आपसे रुजू क्यों नहीं करता, या मेरे पास अभी वक़्त नहीं है, या ऐसे सार्फिन को फ़ैसला करने की तरफ राग़िब करने की ज़रूरत है। आपको इनकी तवज्जो जारहाना होने के बगैर प्रोडक्ट या सर्विस के इज़ाफ़ी फ़वाइद को और ख़ास ख़ुसूसियात की तरफ मज़बूल करने की मुनासिब वक़्त पर खरीदने की ज़रूरत से आगाह करने की ज़रूरत है। तो ये किस्म के कुछ सार्फिन हैं। एक और किस्म की सार्फिन है जैसे कि मुतालबा करने वाले सार्फिन। ये मुतालबा करने वाले ग्राहक आमतौर पर कंट्रोल में रहने की ज़रूरत महसूस करते हैं। तो ऐसे सार्फिन जो हैं ये अपनी आवाज़ उठा सकते हैं और हर चीज़ में गलती तलाश करते हैं, और आपसे गैर माकूल मुतालबात कर सकते हैं, या आपको अपनी पसंद के जवाब का अहद करने पर मजबूर करेंगे, या वो गुस्सा डाल सकते हैं और उनकी ज़रूरियात को पूरा करने का मुतालबा कर सकते हैं, और यहाँ तक कि आप पर उनको नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम भी लग सकता है। तो अहम बात ये है कि पुरसुकून और सब्र से रहे और उनके रवैये को आपको मुश्तल न होने दें, और साबित कदम रहे और ग्राहक की ज़रूरियात पर तवज्जो दें। लचकदार और उसके बारे में बात करें कि आप क्या कर सकते हैं। इसके बारे में भी नहीं कि जो आप नहीं कर सकते। तो अगर आप अपनी तंज़ीम की पॉलिसियों और तरीकों का बखूबी वाकिफ़ हैं, आप इनसे बखूबी वाकिफ़ हैं, तो बातचीत के लिए तैयार हो, और ज़हन में रखें कि आपका हतमी मकसद ग्राहक को इत्मीनान देना है, लिहाज़ा जहाँ मुमकिन हो मुतबादिल फ़राहम करें। और एक और ग्राहक हैं बदतमीज़ और गैर संजीदा ग्राहक। वो जारहाना होने के लिए अपने रास्ते से हट जाएँगे, और वो अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और आला से मिलने या बात करने का मुताला करेंगे, या गाली-गलौच का इस्तेमाल भी करेंगे और आप पर अ, तंज़ करेंगे। अगरचे ज़ाहिरी तौर पर वो पुरएतिमाद और खुद को यकीन दिलाते हैं, लेकिन वो अक्सर गैर महफूज़ और दफ़ाई होते हैं और सिर्फ़ तवज्जो हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो इनके साथ निमटने में पुरसुकून रहें, साबित कदम रहें, और हालात पर काबू रखें, और आवाज़ का यकसा लहज़ा रखें। और अगर वो आपको किसी दूसरे ग्राहक के साथ डील करते वक़्त आपको रोकते हैं, तो बराह रास्त आँख से राबिता करें, मुस्कुराइए और इन्हें मज़बूती से बताइए कि जैसे ही आप मौजूदा ग्राहक से बात ख़त्म करेंगे, तो आप इनके साथ होंगे। एक और किस्म के ग्राहक यानी बातूनी ग्राहक, तो ऐसे ग्राहक दोस्ताना गपशप और इज़हार ख़याल होते हैं, और लोगों से जुड़ना पसंद करते हैं, और वो बहुत से सवालात करते हैं कि इसकी वजह ये हो सकती है कि वो आम तौर पर बात करने वाले होते हैं, या
तन्हा होते हैं और उनकी बात सुनने के लिए किसी की तलाश में होते हैं। तो गर्मजोशी और दोस्ताना रहें। इस बात का तय्युन करने के लिए अ, खुले सवालात पूछें कि इन्हें क्या ज़रूरत है, फिर सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए बंद सवाल पर सोच करें और ग्राहक के लिए बात जारी रखने का मौका महदूद रखें। जब आपको बातचीत अ, फिसलती हुई नज़र आती है तो अ, बैक ट्रैक बैक ऑन ट्रैक सवालात पूछ सकते हैं जो प्रोडक्ट या सर्विस से मुतल्लिक हो। लेकिन इस बात को यकीनी बनाइए कि आपका लहजा दोस्ताना रहे ताकि आपकी सरपरस्ती या तहरीक या तहकीर या आमेज़ आवाज़ ना आए। तो इन बातों का ख़्याल रखें। एक और किस्म के ग्राहक होते हैं यानी गैर फ़ाल ग्राहक, और ये ग्राहक तहम्मुल से सुनते हैं लेकिन अपनी राय का इज़हार नहीं करते हैं और अपनी अ, खुदशात यानी बयान नहीं करते हैं या किसी फ़ैसले के लिए काम नहीं करते हैं। तो आप इनके ख़यालात को नहीं समझ सकते कि नहीं इनका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लिहाज़ा इनको सँभालना मुश्किल है क्योंकि आप इन्हें जानते हैं कि इनकी ज़रूरत क्या है। तो आप जो कुछ कहते हैं या इस पर इनके जवाबात आम तौर पर ठीक है, मैं देख रहा हूँ या ऐसे होते हैं। तो इनकी ज़रूरत को समझने के लिए आपको इन्हें बातचीत में शामिल करने की ज़रूरत है और इनके सवाल या मसले को सामने लाने में इनकी मदद करने की ज़रूरत है। अब एक और गैर मुतमईन सार्फिन, आपको अक्सर गैर मुतमईन ग्राहकों का सामना करना पड़ेगा या इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप इनके लिए क्या करने की कोशिश करेंगे या वो शिकायत करेंगे या और नाराज़ और शिकार महसूस करेंगे। वो महसूस करते हैं कि इनकी सूरत-हाल दुनिया में सबसे अहम है या दरहकीकत ये है कि वो सार्फिन है जो मुमकिन तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएगी कि आपके कारोबार के तरीके से नाखुश हैं। जब वो बोलते हैं तो इन्हें बिला रोक-टोक तवज्जो दें। तो इनकी फ़ौरी ज़रूरत ये जानना है कि कोई उनके मसाइल पर तवज्जो देने के लिए तैयार है और बहाने मत बनाओ या एक अ, गैर मुतमईन ग्राहक ये नहीं सुनना चाहता है कि ऐसे वो सर्विस या प्रोडक्ट क्यों नहीं मिला जो वो चाहता था। तो गलती पर पर्दा न डालें, इससे दुरुस्त करने की कोशिश करें, इसके साथ हमदर्दी करें, इसकी सरपरस्ती न करें और खुले आम सवालात पूछें कि ग्राहक के जवाबात की वज़ाहत करें ताकि ये तस्लीम किया जा सके कि आपने मसले को सही तरीके से समझा है और फिर इसकी ज़रूरियात के मुताबिक मुनासिब कार्रवाई करेंगे। और एक और सार्फिन है नाराज़ सार्फिन। तो ग्राहक मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर नाराज़ हो सकते हैं। वो सर्विस से नाखुशगवार हो सकते हैं या मायूस या महसूस कर सकते हैं कि इन्हें धोखा दिया गया है या ग्राहकों को संजीदगी से लेने के लिए गुस्सा ज़ाहिर करने की ज़रूरत महसूस होती है और वो अपने गुस्से का इस्तेमाल आपको धमकाने के लिए करेगी। तो आपको अपने बेहतर पेशा-वराना होने की ज़रूरत है और पुरसुकून और पुरएतिमाद होने की ज़रूरत है। अगर ग्राहक अपनी आवाज़ बुलंद करता है या गाली-गलौच का इस्तेमाल करता है, तो एक गहरा साँस लें और जवाब देने से पहले दस्तक गिनें। तो याद रखें कि नाराज़ ग्राहक इस तंज़ीम, प्रोडक्ट या सर्विस से नाराज़ है, जिसकी आप नुमाइंदगी करते हैं और आपसे नहीं। तो आपको इन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए, किस तरह से हमें इस तरह के ग्राहक के साथ हमें पेश आना चाहिए, किस तरह से पुरसुकून और पुरएतिमाद रहना चाहिए। तो सबसे पहले इनके जज़्बात की तस्लीम करें और इन्हें इज़हार ख़याल करने दें, फिर गुस्से से आगे बढ़कर इसकी वजूहात तलाश करने की कोशिश करें। तो बगैर किसी मुदाखलत के
फ़आल तौर पर सुने, तो ऐसी कोई बात न करे जिससे उनके गुस्से और मायूसी में मज़ीद इज़ाफ़ा हो। तो आगे बढ़े और ईमेल के ज़रिए तहरीर शिकायत की दरख्वास्त करे या बाद में एक फ़ॉलो अप करे और यकीनी बनाए कि सब कुछ ठीक है, और इसके लिए कुछ वक़्त के बाद ज़ाती कॉल करने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। और याद रखें कि अंगूठे का उसूल वादे से कम नहीं, वादे से कम लेकिन ज़्यादा अ, डिलीवर करना है। तो जितना आप ज़्यादा डिलीवर करते हैं तो ये मसला उतना ज़्यादा हल हो जाएगा। तो याद रखिए कि एक अहम अंसर या जो आपकी कामयाबी का तयन करता है वो है कि आपकी मुख्तलिफ किस्म के ग्राहकों को संभालने की सलाहियत। तो जैसी आपकी संभालने की सलाहियत किस तरह से हो, आपको पुरसुकून पुरएतमाद रहना चाहिए, आपको गुस्से का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आपको ग्राहक के हिसाब से उनके साथ बात करनी चाहिए। तो ये वो जगह है जहाँ आपके सब्र, तदबीर, सूझबूझ और मुनासिब ज़ुबान इस्तेमाल करने की सलाहियत का इम्तिहान लिया जाता है। तो ये था ग्राहकों के बारे में। अब हम अपनी पेश रफ़्त या चेक करेंगे, यानी अपनी नॉलेज को हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर कुछ नीचे दिए गए कुछ सवालात हैं। तो इस किस्म के ग्राहक को क्या कहेंगे, हमें ये बताना है। जैसे कि सबसे पहले, मेरे पास सिर्फ़ चंद मिनट है, लिहाज़ा मैं चाहता हूँ कि आप फ़ौरी तौर पर मुझसे राब्ता करें। तो ये किस किस्म का ग्राहक है? ये मुताला करने वाला ग्राहक है, यानी डिमांडिंग ग्राहक। एक और ओहो आप पुणे के मेरे दोस्त की तरह लग रहे हैं, क्या आप कभी पुणे गए हैं? तो एक बातूनी किस्म का ग्राहक है। तो हम इसे किसी और वक़्त क्यों नहीं उठाते? तो एक गैर फ़ैसलाकुन ग्राहक है। या क्या आप समझ नहीं सकते जब कोई आपको एक बार कुछ कहता है? तो एक बदतमीज़ तरीके का ग्राहक है। या मुझे नहीं लगता कि ये काम करेगा, ये फिर कभी आपकी तंज़ीम की खिदमत इस्तेमाल नहीं करूँगा, ये नाराज़ वाला ग्राहक है। या ये अब बेहतर काम कर रहा है लेकिन फिर भी नहीं जैसा कि मैंने तवक्को की थी, ये गैर मुतमईन ग्राहक है। या एक और किस्म का ग्राहक है जैसे शायद इनका इस्तेमाल ज़्यादा करता है, तो ये गैर फ़ाल ग्राहक है। अब ज़ुबान का फ़ोकस। तो मुश्किल हालात से निपटने के लिए सही ज़ुबान एक बहुत ही ताकतवर हथियार है। ख़ास तौर पर ऐसे ग्राहकों के चार्ज हो जाते हैं और अपना गुस्सा खो बैठते हैं। तो आपको अपने अल्फ़ाज़ का इंतखाब इंतहाई एहतियात के साथ करने की ज़रूरत है। यहाँ कुछ जो पढ़ सकते हैं और कुछ ऐसे हालात हैं, हालात में तनाव को कम कर सकते हैं। जैसे कि ऐसे जुमले इस्तेमाल करने से गुरेज करें जो जज़्बात को और हवा दे, जैसे कि तुमने क्यों नहीं, या इस तरह से हम फ्रेज़ेज़ का इस्तेमाल करते हैं। इन चीज़ों से हमें परहेज़ करना चाहिए, गुरेज करना चाहिए। या जैसे आपके पास होना चाहिए, या तुम कभी नहीं, या आप हमेशा, मैं कुछ नहीं कर सकता, या हमारी पॉलिसीज़ इजाज़त नहीं देती, पुरसुकून हो जाओ, मुझे भी मसाइल हैं, या मैं आपको 100 बार कह चुका हूँ। हमें इन बातों से गुरेज़ करना चाहिए। तो इसके बजाय अपने जुमले इस तरह के फ़िरकों से शुरू करें जो गुस्से को कम कर सके या गुस्से को कम करने में मदद करें। तो ये ख़ास तौर पर मुश्तल सारिफ़ीन को सँभालने के दौरान मुफ़ीद है। जैसे जैसे कि ये है, मैं क्या कर सकता हूँ, या मुझे चेक करने में खुशी होगी, या क्या आपको देखने में दिलचस्पी होगी, या ताकि मैं आपकी बेहतरीन मदद कर सकूँ। या इस तरह से हम शुरू कर सकते हैं। ये ज़रूरी है कि इस तरह से हम शुरू कर सकते हैं। या कुछ लोगों ने ऐसे इसे मुफ़ीद पाया है, या क्या मैं तजवीज़ कर सकता हूँ? इस तरह से हम इनको काबिल कबूल बना सकते हैं।
अब pronunciation, stress and rhythm in the connected speech. I, content word and the structure word. हम किस तरह से pronunciation को हम देखेंगे, किस तरह से हमें वर्ड्स पे, अल्फाजों पे स्ट्रेस डालने की ज़रूरत होती है और किन अल्फाजों पर हमें स्ट्रेस डालने की ज़रूरत होती है, तो हम इसमें देखेंगे। तो जब हम बात करते हैं, हम बहुत से अल्फाजों को जोड़कर जुमले बनाते हैं, फ्रेजेस बनाते हैं, जैसे कि राइस एंड कर्ड, ये एक फ्रेज है, और आई एम अ स्टूडेंट, ये एक सेंटेंस है, ये एक जुमला है। तो राइस एंड कर्ड जो है, यहाँ पर मेन वर्ड्स जो है ये राइस है और कर्ड है, और ये कुछ फ्रेजेस और सेंटेंसेस हैं। हम किस तरह से इन फ्रेजेस और सेंटेंसेस के अंदर स्ट्रेस का इस्तेमाल करते हैं, अब हम ये जानेंगे। क्या हम सारे वर्ड्स को, सारे अल्फाजों को इक्वल इम्पोर्टेंस देते हैं? क्या हमें सारे वर्ड्स पे स्ट्रेस डालने की ज़रूरत होती है, या कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिन पे हम स्ट्रेस डाल सकते हैं, या ऐसे अल्फाज वो कौन से अल्फाज हैं जिन पे हम स्ट्रेस डाल सकते हैं? जैसे कि हम जब हम बात करते हैं, हम सेंटेंसेस के अंदर, जुमलों के अंदर जितने भी अल्फाज हैं, हम सारे अल्फाज पे स्ट्रेस नहीं डालते हैं, या डालने की ज़रूरत नहीं होती है। हम खाली उन अल्फाजों पे स्ट्रेस डालते हैं जिन्हें, जो अल्फाज के, जो जुमलों के अंदर इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है, तो हम अल्फाजों के, हम जुमलों के अंदर उन्हीं उन्हीं अल्फाज पे स्ट्रेस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है राइस एंड कर्ड। यहाँ पर जो राइस है और कर्ड है, ये इम्पोर्टेंट, ये कंटेंट वर्ड है जिस पे स्ट्रेस डाल सकते हैं, और जो इनके दरमियान एंड जो है, ये ग्रामेटिकल वर्ड है, उस पे हम स्ट्रेस नहीं डालते हैं। तो जो ग्रामेटिकल वर्ड है ये अनस्ट्रेस्ड होते हैं, और कंटेंट वर्ड है ये स्ट्रेस्ड होते हैं, इन पे हम स्ट्रेस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह एक और सेंटेंस, जैसे आई एम अ स्टूडेंट, यहाँ पर जो कंटेंट वर्ड है ये स्टूडेंट है, और जो बाकी वर्ड्स है आई एम अ, ये ग्रामेटिकल वर्ड है, इन पे हमें स्ट्रेस का इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहाँ पर कुछ मिसालें हैं, जैसे वर्ड्स टू बी स्ट्रेस्ड इन द कनेक्टेड स्पीच। हम किस तरह से कनेक्टेड स्पीच में वर्ड्स पे स्ट्रेस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि राइस एंड कर्ड में, राइस और जो कर्ड है ये कंटेंट वर्ड है, तो राइस और कर्ड पे स्ट्रेस का इस्तेमाल करते हैं। आई एम अ स्टूडेंट, यहाँ पर जो वर्ड स्टूडेंट है ये कंटेंट वर्ड है, तो इसमें स्टूडेंट पे हम स्ट्रेस का इस्तेमाल करते हैं। तो इन एग्जाम्पल्स में जो बाकी ग्रामेटिकल वर्ड्स हैं या स्ट्रक्चर वर्ड्स हैं, उनको हम अनस्ट्रेस्ड रखते हैं, उनको हम उन पे स्ट्रेस डालने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि, या हम उन वर्ड्स पे स्ट्रेस का इस्तेमाल करते हैं जो सेंटेंसेस के अंदर या फ्रेजेस के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं या बहुत ही मीनिंगफुल होते हैं। तो कंटेंट वर्ड्स और ग्रामेटिकल वर्ड्स, जैसे कि हाँ इस एग्जाम्पल में है आई लाइक यू। इफ द स्पीकर वांट्स टू टेल द पर्सन दैट ही लाइक्स ओनली द रेफर्ड टू द पर्सन, अगर आप खाली उस पर्सन की ओर रेफर करते हैं, जैसे कि यू की ओर रेफर करते हैं, तो यू पर स्ट्रेस डालने की जरूरत है। या अगर अगर स्पीकर इस बात पर ज्यादा स्ट्रेस डालना चाहता है कि वो किसी को लाइक करता है, तो आई पर स्ट्रेस डालने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल आई लाइक यू, तो आई पर स्ट्रेस डालने की जरूरत होती है। तो ये सब डिपेंड होता है, मीनिंग पे ये डिपेंड होता है, स्ट्रेस को हम किस तरह से चेंज करते हैं। कभी कभार हम यू पे स्ट्रेस का इस्तेमाल करते हैं, कभी आई पे स्ट्रेस का इस्तेमाल करते हैं। सो ये डिपेंड, मीनिंग पे डिपेंड है किस तरह से हम ये बात कहना चाहते हैं।
या यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि आई लव यू, द स्पीकर लव्स दैट पर्सन, इट रेफर्स, अगर स्पीकर बोलने वाला किसी दूसरे शख्स की ओर ये बात कहता है तो यू पर ज्यादा स्ट्रेस का इस्तेमाल करता है, या अगर अपनी बात पर ज्यादा या अपनी बात को कहना चाहता है तो आई पर ज्यादा स्ट्रेस का इस्तेमाल करता है. So when it is when if the meaning doesn't require any particular word in the utterance to be stressed, then the speaker will stress the content word in the utterance and leave the grammatical word. तो इस तरह से स्पीकर जो है ये कंटेंट वर्ड पे स्ट्रेस डालता है और ग्रामेटिकल वर्ड को अनस्ट्रेस्ड रखता है. अब यहाँ पर कुछ मिसालें हैं, जैसे कि हम नाउन्स पे नाउन्स, मेन वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, क्वेश्चन वर्ड्स, डेमोन्स्ट्रेटिव्स, ये सारे कंटेंट वर्ड्स हैं. तो इन सारे कंटेंट वर्ड्स पे हम स्ट्रेस का इस्तेमाल करते हैं और ये इंडिपेंडेंट मीनिंग देता है सेंटेंस के अंदर. अगर हम सेंटेंस में इन सारे वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे और ग्रामेटिकल वर्ड्स यानी स्ट्रक्चर वर्ड्स का बहुत कम इस्तेमाल करेंगे, फिर भी सेंटेंस का मीनिंग ये दिखा सकता है. तो इनको हम कंटेंट वर्ड कहते हैं और ये इंडिपेंडेंट मीनिंग इनका होता है, तो फिर इन पे स्ट्रेस डालने की ज़रूरत है. अब वो वाले वर्ड्स जिन पे हम स्ट्रेस यूजुअली नहीं इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रेस डालने की ज़रूरत नहीं होती है, वो है आर्टिकल्स हैं, प्रोनाउंस हैं, प्रपोजिशंस हैं, ऑक्सिलरीज हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, या कंजक्शंस हैं. तो ये ग्रामेटिकल वर्ड्स हैं, इन पे हम स्ट्रेस का इस्तेमाल नहीं करते हैं. जैसे कि स्ट्रेस्ड वर्ड्स जो है हम इसको अक्सर वर्टिकल बार से हम इसको दिखाते हैं. जैसे कि यहाँ पर आई गेव हिम 10 बुक्स, यहाँ पर गेव जो है इसके ऊपर वर्टिकल बार का इस्तेमाल हुआ है, यानी इस पर स्ट्रेस का इस्तेमाल हुआ है. 10 पे इस पर भी स्ट्रेस का इस्तेमाल हुआ है और बुक्स पे भी स्ट्रेस का इस्तेमाल हुआ है. जैसे कि आई गेव हिम 10 बुक्स, तो गेव 10 एंड बुक्स ये कंटेंट वर्ड्स हैं, तो इन पर स्ट्रेस डालने की जरूरत है. या एक और आई लव माई फ्रेंड, तो यहाँ पर वर्ड लव एंड फ्रेंड ये कंटेंट वर्ड है जिस पे हम स्ट्रेस डालने की जरूरत है. शुक्रिया.